नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए। 2-3 महीने से जो हल्ला हंगामा हो रहा था, वो हंगामा भी अब खत्म होने की कगार पर। कल पूरे दिन भर चुनावों के वोटों की गिनती का काम चलता रहा और रात तक तस्वीर साफ हो गई। हालांकि दोपहर बाद तस्वीर साफ हो गई थी। बहुत बड़े हंगामे हुए, खासतौर से बड़े बदलाव हुए। 2 बड़े बदलाव हुए तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में। तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति के लिए एक नया चेहरा निकल कर आ गया, जो द्रविड़ राजनीति का जवाब देते हुए टीवीके के विजय जोसेफ थलापति साहब। और पश्चिम बंगाल में तो कमाल ही हो गया। पश्चिम बंगाल में वो हुआ जो पिछले 75 साल में नहीं हुआ, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी लड़ाई लड़ रहे थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तकलीफ को अटल बिहारी वाजपेयी महसूस कर रहे थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की तकलीफ को नरेंद्र मोदी खत्म करने की कोशिश में लगे थे। पहले कांग्रेस का 30 साल, फिर 35 साल, 34 साल लेफ्ट के, और फिर 15 साल ममता बनर्जी के, और उसके बाद हिंदुत्ववादी राजनीति का आगमन हुआ। बहुत सारे लोग दुखी हैं, बहुत सारे लोग खुश हैं। हम जनता के जनादेश को मानते हैं। हम तो हमेशा इस पर चर्चा करते रहते हैं कि जनादेश को मानना चाहिए, और मैं अक्सर कहता रहा कि भाई यदि बदलाव जनता चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आज हम सुबह सुबह हमारे मित्र धीरेन्द्र पुंडरीक साहब को दोबारा याद किया। हालांकि वो कल दिन भर व्यस्त थे, अभी भी उनको निकलना है कोलकाता से। उन्होंने अपना पूरा 2 महीने 3 महीने का जो दिशा थी वो दी है। धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत प्रणाम सर, नमस्कार। मैंने आपको सुबह सुबह इसलिए याद किया कि जो कल परसों परसों जो हमारी बात आपके साथ हुई थी, उसने पश्चिम बंगाल के चुनाव को यदि समझना हो तो उसने नतीजा बता दिया था। आपने भले ही नतीजा बताया हो ना बताया हो, लेकिन जो तस्वीर आपने रखी कि बंगाल क्यों बदलना चाहता है, बहुत सारी बिटर ट्रुथ आपने सामने रखे थे। किस तरह की गुंडागर्दी थी, किस तरह का शासन था, किस तरह से डर था, भय था। और मुझे लगता है आपके जो ये भय का जो पूरी रिपोर्टिंग है, उसको बीजेपी ने अपना इलेक्शन का कैंपेन का वो बना लिया। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा भय और भरोसा, भय खत्म हो और भरोसा की। आज मुझे सुबह लग रहा है कि ये चुनाव भय और भरोसे का ही है। आपको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे मित्रों ने कहा, जब मैंने लिखा कि धीरेन्द्र जी को एक बार दोबारा देखिए, जिन लोगों ने नहीं देखा, तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा धीरेन्द्र जी ने क्या कर दिया। मैंने जब धीरेन्द्र जी ने ये किया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में बहुत सारे लोग गए हुए थे, फील्ड में बहुत सारे लोग गए थे, हमारे जैसे लोग नहीं थे जो यहीं बैठे थे, बाकी बहुत सारे लोग गए थे। लेकिन वो जब गए थे तो आंख और दिमाग दिखने में खुले हुए थे, शायद जमीन पे नहीं खुले होंगे। धीरेन्द्र जी दिल, दिमाग और आंखों से खोलकर रिपोर्ट कर रहे थे। शायद इसलिए उनको समझ में आ गई वो बात की तस्वीर क्या है। तो इसके लिए एक बार मैं फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ जिस तरह का काम आपने किया है। वैसे तो मैं आपको इतने साल से जानता हूँ कि आप 30 साल से यही काम कर रहे हैं, बदले नहीं है आप, दुनिया बदल गई। मैं चाहता भी नहीं कि आप बदलें। तो बहुत मुबारकबाद सर। अब आप समझाइए कि ये कैसे क्या हुआ, खेल जो आपने बताया उसको थोड़ा सा समराइज कीजिए, फिर आगे बात। देखिए सर, उसको ऐसे समराइज कर सकता हूँ, बहुत छोटी सी चीज। सुबह 6 बजे उठा, कल रात 12:30 बजे तक सब देखता रहा, लोगों के फोन आते रहे। और चूंकि यूट्यूब की दुनिया में आपने आके महसूस किया होगा कि लोग आपको एक अपना परिवार मान लेते हैं। जो आपके देखने वाले लोग होते हैं वो आपको ऐसे नहीं देखते जैसे आप कमर्शियल कि जैसे हम टीवी पे भी हम लोगों को देखते थे, लेकिन अब वो एक परिवार मानते हैं। तो रात भर उनकी चिंताएं थी, वो थी, सारे सवाल थे, सर अब क्या होगा, ये सब क्या होगा। ये सब बातों के बीच में मैं सुबह उठा, वही मेरा रोज का रूटीन विजय जी जो मेरा था। मैं उठा, मैं यहाँ से निकला, अलीपुर पोस्ट ऑफिस पार किया, गोपाल नगर पहुंचा, गोपाल नगर अलीपुर जेल पहुंचा, और ममता बनर्जी के घर के ठीक सामने चाय की दुकान पर चाय। और आज मैंने सिर्फ चाय नहीं पी, मेरे सहयोगी सौमित्रों मेरे पीछे पीछे कैमरा लेके पहुंच गए। इनोवेटिव आइडिया था। उन्होंने कहा सर आज बता दो आप कहाँ चाय पीते थे, रोज आप सिर्फ जिक्र करते थे और डर के मारे बताते नहीं थे। तो फिर मैंने वहां से आज ये दिखाया। और बाकायदा विजय जी 2014 के बाद जो मैं आपको समराइज कर रहा हूं वो ये है, 2014 के बाद किसी रिपोर्टर ने ममता बनर्जी की गली की तरफ कैमरा करके ये बताया है कि ये ममता बनर्जी का घर है। मैं 2014 के बाद से आज पहली बार पीटीसी कर पाया हूं उस घर के सामने। हिम्मत नहीं थी किसी
जिस जननेत्री के घर, जिसका ये था कि जिसको मैं 2007 में देखने गया था और मैं उसकी चाल में, उसके बेड के पास सिर्फ खड़े होने की जगह थी, मैंने वहां से उससे बात की थी और अपना सम्मान उसको दिखाया कि मैं हूं तो क्राइम का रिपोर्टर, आया हूं बंगाल में स्टिंग ऑपरेशन करने, लेकिन मैं एक ऐसी महिला का घर देखना चाहता हूं जो इतनी बार सांसद रही, नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन एक चाल में रहती है। उस चाल से 2014 के बाद आज सौमित्रों ने मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन दी, चूंकि हम लोग तो पत्रकार वही होता है, क्योंकि हम लोग मास्टर नहीं होते विजय जी, जो आपने भी सिखाया हमको कि हम लोग लोगों से लेते हैं, हम लोग तो है नहीं, हम मास्टर नहीं है। तो उसने मुझे कहा कि सर इस चाय की दुकान से, जो जो जस्ट सामने है चाय की दुकान, मतलब बीच में सड़क है, इधर कालीघाट का मंदिर है, उसका दरवाजा आपने देखा होगा, और जस्ट सामने ममता बनर्जी की गली आती है। उसने कहा कि आपको सिर्फ ये बताइए कि कितने साल लग गए इस चाय की दुकान से कैमरे को वहां तक ले जाने में, सड़क के पार करने में 12 साल लगे हैं मुझे, 12 साल। तो ये जो लड़ाई है, तो जो 12 साल उसके पार करने में लग गए, और आज मैं असली बंगाल देख रहा था। मैं इसलिए निकला विजय जी, पिछले मतलब 2011 से तो चुनाव कवर करने लगा, उससे पहले तो इन्वेस्टिगेशन ही करता रहा, और उसके बाद से मैं आज पहली बार देख रहा था कि बंगाल के लोग हैं क्या, बंगाल क्या है। आप सोचिए, जिस चाय की दुकान पे मैं जा रहा था और आज जब मैंने कैमरा देखा तो उन लोगों ने उससे पहले ही, चूंकि मैं रोज जाके बैठता था और वो अखबार वाला मेरे लिए अखबार लाता था, महिला थी दीदी, और आज मैंने उनको कहा कि दीदी मैं कल से नहीं आऊंगा, तो उनको लगा कि, उन्होंने कहा कि आप कुछ दिन और रुकते। और जो चाय के लोग जिनके साथ सिर्फ चेहरे की मुस्कुराहट थी, जानते हैं आज उन्होंने पैसे नहीं देने दिए, उन्होंने कहा नहीं आप हमारे मेहमान थे। और जब उन्होंने मुझे कैमरे पे करते देखा तो वो और हंसने लगे कि भाई आप, मैंने कहा कि देखिए दोस्तों, मैं भी अगर आपको बता देता, क्योंकि कल तक आप ही लोग टीएमसी के गुण गा रहे थे, तो हो सकता है कि मेरा ये बदमजा हो जाता कुछ। तो वो हंसने लगे, कह रहे कि, और वो मुस्लिम थे, मैं आपको ये बता दूं, बड़ी अच्छी बात मतलब आज लग रही थी। और वो उनके कभी पूर्वज यूपी से आए होंगे, तो जैसे हो जाता है कि आप अपने इलाके की बात करते करते हो जाते हैं। तो उसने हमसे कहा कि ऐसी सुबह मैंने भी नहीं देखी, मैंने लेफ्ट देखा है, मैंने टीएमसी देखा है, और हम अब टीएमसी को दे रहे थे। उसने कल तक ही बताया, क्योंकि मैं तो रोज ही बैठता था, और उनको नहीं पता था कि मैं पत्रकार हूं, बस ये था कि दिल्ली से आया हुआ चुनाव कवर कर रहा है, कुछ ऐसा है। तो वो, आप सोचिए कि आज उनके मुंह से ये सुनना कि हमने आज रात चीखे नहीं सुनी है। उसने कहा 2021 में इसी गोपाल नगर में भी हिल्ले हुए, यहां भी मारा गया था। तो देखिए, सवाल चुनाव के हार जीत का नहीं, आपने मैंने कितनी बड़ी चीजें आते जाते देखी, उतरते चढ़ते देखे, और हो सकता है ये बंगाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ी चीज हो, क्योंकि ये पंडित श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन है ना। कोई भी बीजेपी का नेता ये चाहेगा कि इतिहास की किताब में वो ऐसे नायक के तौर पे जाए जिसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर अपनी पार्टी का झंडा फहराया, तो वो प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया। लेकिन मुझे एज ए जर्नलिस्ट, मैं अभी भी कह रहा हूं, मुझे बीजेपी की जीत हार की दिलचस्पी नहीं। मैं बंगाल की उस महिलाओं को, जो मुझे आज ये उम्मीद थी कि अगर टीएमसी आएगी तो 5,000 हिंदू महिलाओं, मैं फिर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं बिना किसी कम्युनल फ्लेयर के, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं विजय जी, और मुझे कम से कम आपने इतना तो सिखाई दिया होगा कि शब्दों का अर्थ क्या होता है। मैं भले ही अच्छा शिष्य न रहा हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि वो हिंदू महिलाएं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। 5,000 से ज्यादा का सतीत्व लूटता, उनकी असमत होती। और ये बात मैं आपको हासिम नगर के दर्शकों को, जिन लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होगा, वो जाएं और हासिम नगर की वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर, धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट। मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ खबर को बता रहा हूँ कि वो जाके देख सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने मुझे सुबह कहा, जब मैं लाइव पे जुड़ा हुआ था, कि सर हासिम नगर दोबारा जाइए। हमने कहा यार, मेरे लिए चुनाव प्रचार, मेरे लिए चुनाव तभी खत्म हो गया जब काउंटिंग ने आखिरी वोट भी गिन लिया गया। अब ये सिर्फ घटनाएं हैं, ये यहाँ के लोग कवर करेंगे, हमको जाना है। लेकिन मैं इस खुशी के साथ जा रहा हूं कि बंगाल में कल मैंने वो अद्भुत दृश्य देखा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, कि मैं सुभाष अनुशीलन केंद्र गया 2 बजे के बाद, 3 बजे सुबह से तो लाइव पे ही बैठा था। और आप जानते हैं, एक हिंदू कार्यकर्ता जो बीजेपी का, वो टीएमसी के उन लोगों को बैक डोर से निकाल रहा था,
और चूंकि हमको समझ में नहीं आ रहा, वो जो जा रहे थे काउंटिंग सेंटर छोड़ के, 3 बजे की बात है, तो मैं तो रोक के उनका इंटरव्यू लेना चाहता था, लेकिन वो गाड़ी वाले ने कहा कि सर ये सर्कल है, ये टीएमसी वाले जा रहे हैं छोड़ के। अच्छा, फिर मैं आगे बढ़ा तो जानते हैं दूसरे गेट पर गुलाल था, किसी के हाथ में डंडे नहीं थे, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे कि उनके मुंह पे रगड़ेंगे। इसके बावजूद उन्होंने जाने दिया। तो आप इसको ये असली बंगाल है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, मैंने मेरे लाइव में ये बताया कि पिछले 70 साल से इस देश में वामपंथ नाम के जहरील उसने, जिसका इस देश की आत्मा से कभी समन्वय नहीं होता। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन इस देश की चेतना सनातन है। और जो लोग ये नहीं मानते, मैं नहीं मानता हूं कि उनके पास कोई और है, वो होंगे, वो हो सकता है चांद पे से आए हों उनके पूर्वज, तो वो यहाँ आ गए हो, हमको मालूम ना रहा हो, लेकिन इस देश की चेतना के साथ उसका कभी सामंजस्य नहीं रहा। और उसने इस बंगाल को ऐसी काली डगर पर डाल दिया था कि बंगाल उस राजकुमारी की तरह हो गया था जो काले जादू में सो रही है और उसको मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है। आज वो जगह, आप ये सोच के देखिए, अगर आप यहाँ होते, क्योंकि आपने तो इतने चुनाव कवर किए, मुझसे बहुत ज्यादा किए, आप यहाँ होते तो क्या एक ऐसी सुबह की इंतजार कर सकते थे कि चुनाव की थंपिंग मेजोरिटी 208, और 200 लोग भी पिटे नहीं, 20 लोग भी पिटे नहीं, एक भी कहीं ब्लड नहीं गिरा? होता ऐसा? आप सोच सकते हैं। बस इसी से सब आप समझिए सूबे का। तो आपको लग रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, इतने साल बाद आई है, और एक राष्ट्रीय पार्टी उस तरह से काम करती है जो क्षेत्रीय पार्टी नहीं करती। नहीं करती। एक जो चिंता बहुत सारे लोगों की है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस पर बाद में बात करूंगा। पहले एक चीज समझाइए कि बीजेपी ने ये जो बदलाव किया, एक बड़ा बदलाव है ना, और बड़ा हिम्मत भरा बदलाव, इसकी क्या एक बड़ी वजह आप मानते हैं कि क्या केवल ममता बनर्जी को क्रेडिट दिया जाए या भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट दिया जाए? ममता बनर्जी को क्रेडिट मतलब कि उन्होंने जो भी किया उससे अपने आप ही लोग इधर आ गए, ऐसा आपको लगता है ये चुनाव? देखिए, इसमें मल्टीपल चीजें हैं। बंगाल ने जब सीपीएम को बदला तो उस वक्त कोई उसके पास आइडिया नहीं था। कांग्रेस बी टीम की तरह काम कर रही थी, और बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो बॉर्डरिंग स्टेट है। उसने लगातार इनफ्लक्स ऑफ बांग्ला हिंदुओं को देखा है, इनफ्लक्स, और उसने कंटिन्यूटी ऑफ बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखा है, कंटिन्यू। मैं दोनों का अंतर करने की जरूरत है। मैं दर्शकों को कहूंगा कि हो सकता है आज हम लोग, मैं विजय सर थोड़ा गंभीर उस पर हों, मैं कहूंगा कि ये शब्द हैं जिनको जनरली हम पत्रकारिता में कम इस्तेमाल आजकल करते हैं। इन दोनों का अंतर करने की जरूरत। बंगाल उस कंटिन्यूटी में था। बंगाल में ममता बनर्जी को ये लगता रहा कि जिहाद वो जिहाद का इस्तेमाल कर लेगी। जब वो रेड रोड पे जाके नमाज पढ़ती है, मैं फिर कह रहा हूं कि इसको आप चूंकि गहराई से पूछना चाहते हैं, मैं मेरी समझ बता रहा हूं। जब वो रेड रोड पे पढ़ती है, आपको मालूम है यहाँ 2-3 रोड्स ऐसी हैं जो रोज शाम को बंद हो जाती हैं। कोलकाता की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, भीड़ भरी है। तो ठीक है, कलकत्ता का एक मिजाज आपने देखा होगा, दुर्गा पूजा पे बंद होता है ना। मैं ये नहीं कह रहा, फिर मैं कह रहा हूँ कलकत्ता का मिजाज है। मैं बल्कि अभी एक खूबसूरत सी कविता भी पढ़ रहा था अपने उसमें कि, और मेरा पिछली बार का लेख भी आ गया, 7 साल पहले वाला, शायद मैं आज के दिन यही था। तो उसमें एक बड़ा खूबसूरत था कि अलविदा कोलकाता, एक खूबसूरत सी आंखों वाला शहर जिसका जादू आपको जाने नहीं देता। तो कोलकाता में जादू तो है। आप ये सोचिए, इसके बावजूद आज जानते हैं सबसे बड़ा मीम क्या आया है? आपको बताऊं मैं, चेंज आप जो पूछ रहे हैं उसी से आएगा बातचीत। दर्शकों को मुझे लगता है एकेडमिक से ज्यादा ग्राउंड की बताऊं तो अच्छा लगेगा। आज का सबसे बड़ा मीम है कि सुबह से दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। किसकी? हेलमेट खरीदने वाले मुसलमानों की। अब वो दुकान नहीं खुली है, अभी दुकान खुली नहीं है और कोई हेलमेट बिक नहीं रहा होगा, लेकिन वो मीम्स है। दरअसल ये छोटी सी चीजों से समझे जाते हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानियों में से उसने कहा था, ये लास्ट का वर्ड है, ये आखिरी लाइन है, उसने कहा था। ये मीम्स आपको कारण बता रहा है कि सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, आपने ममता, आज मैं बल्कि मैंने जो सुबह का प्रोग्राम किया वो इन सारे अखबारों पे किया। इन पे आपको दिख रहा होगा, कल जिसको भगवा साजिश वो कह रहे थे, आज वो कह रहे भगवा क्रांति हो गई है, सारे अखबार। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी
दर्शकों को, अगर आप कहें, वरना तो मैं दूसरी चीज से शुरू कर सकता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों को आपके साथ बैठा हूं और यहाँ हूं तो ये सब दिखा सकते हैं। इस अखबार के बारे में तो हर कोई जानता है ना, ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी समर्थक होगा वो ज्यादा जानता होगा, रोज सुबह मछली की तरह तलता होगा, लेकिन आज क्या लाइन दे, बीजेपी इज बंगाल, तो मैंने देखा उसका हेडलाइन, उससे नीचे देखिए, मतलब वो तो आपने देखा होगा, ये देखिए, ये लाइन पढ़िए, ये वाली ऊपर वाली, ये पढ़ पा रहे हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यस यस ए लूट बट ऑफ प्रॉमिस, ये तो ये लाइन है, ये अपने आप में आपको बता दिया बंगाल ने कि मैडम हम आपको लाए थे, हम उस समय कांग्रेस को चुन सकते थे, हमने एक रीजनल एस्पिरेशनल को चुना, रीजनल एस्पिरेशन, क्योंकि हमको लगा कि ये बंगाल की बेटी निज मेकेर चाहिए, पिछली बार है ना, निज मेकेर बंगाल वो चाहिए कि बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए, अरे वो भी बेटियां थी जिनके साथ रेप हुए। राजनीतिक असहमति रेप का या हत्याओं का कारण नहीं होती है, बंगाल उससे मुक्ति चाह रहा था। ये जो भीड़ है, आप ये समझ रहे, ये वोट कितना बड़ा है। मैं जब बात कर रहा था सब लोगों से तो वो कह रहे थे कि बीजेपी के नेता, मैं आपको कल मेरी एक रिपोर्टिंग पड़ी है, मैं बताऊं आपको, मैंने सबसे सिर्फ एक ही बात पूछी, भवानीपुर पहुंच गया मैं बीच में उठ के, क्योंकि अब कहते हैं ना पैरों में चक्कर है तो रुकेंगे नहीं, स्टूडियो हमारे लिए कोई होता नहीं, मजबूरी होती है, तो मैं फिर भी भाग के पहुंच गया। हमने कहा यार चलो वहीं चल के देखते हैं क्या हो रहा है, वो जो तमाशा देखेंगे, जूते चाहे जितने लगे, तो वहां अंदर घुस गए, है ना। तो अब हम अंदर घुसे और लोगों से मैंने पूछा कि क्या आपको उम्मीद थी, आप जानते हैं सब लोगों की उम्मीद थी बीजेपी वालों की 170 से 180, और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि जब कोई पार्टी चढ़ने लगती है तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, मैंने आपको कहा था। तो वो मेजर खुद नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जनता ठाने बैठी थी। एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर मुझे आज रोना था, उसने कहा कि मुझे आज रोना था, वो वाइट में है, मुझे भी, उसने अपने हाथ दिखाए कि देखो मेरे सर रोंगटे, वो बड़ा मतलब भावुक बच्चा, युवा, मतलब उसका जॉब होगा 27-28 साल का लड़का, तो हमारे लिए बच्चा था, तो वो कह रहा कि सर मेरे आप ये देखिए रोंगटे देखिए, आप ये खड़े, कह रहे कि, मैंने कहा भाई रोना, कह रहे कि हाँ, या तो वो हमको मारते तो भी मैं रोता दर्द में, लेकिन आज मैं अपनी माँ का हाथ पकड़ के रोऊंगा क्योंकि मुझे इस दिन का इंतजार था 10 साल से। तो ये इमोशन सिर्फ वो नहीं होते कि ये पॉलिटिकल इमोशंस है, उन लोगों को ये लग रहा था कि बंगाल में कुछ बदलाव चाहिए। और एक बार आपको बता दूं जो बहुत कंट्राडिक्शन लगेगी, हो सकता है मेरे ही दर्शकों को नाराज, कि ऐसे में कलकत्ता आपको ठीक दिखेगा, कलकत्ता बहुत वो दिखेगा, ऐसा नहीं है, ग्रीन दिखता है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर से जो सड़ा हुआ था वो सड़न तो आपको देखनी पड़ेगी। वो सड़न आपको तभी हो सकती है जब आप यहाँ रह के देखें कि आप बोल नहीं सकते, यहाँ फुसफुसाया जाता है, यहाँ बोला नहीं जाता। आज बंगाल बोला है, तो ये अंतर है। ये समझने की जरूरत इसलिए है कि पहला कारण कि बीजेपी ने यहाँ वो कवर नहीं दिया, और मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा संघ ने वह कवर नहीं किया, क्योंकि बीजेपी के लिए एक पार्टी हो सकती है, संघ के लिए एक ये किला था, संघ के लिए एक लक्ष्य था, क्योंकि वो बॉर्डर टाउन की डेमोग्राफी को लेके कंटिन्यू काम कर रहे थे, और वो ये समझ रहे थे कि ये डेमोग्राफी का और ये साजिशन है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि मैं इसलिए कह पा रहा हूं, जो भी बहुत लोगों को लगेगा कि शायद ऐसे ही पत्रकार बोलते हैं, विजय सर मतलब दर्शकों से ज्यादा विजय सर मेरे बारे में जानते। कालिया चक में मैंने देखा था विजय जी, सबसे बड़ा ड्रग का, सबसे बड़ा नकली नोटों का, और याद होगा जब 2007 की हिंसा में वो पूरे थाने जला दिए गए थे, किसी की हिम्मत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा था, तो वो साजिशन था ना, क्योंकि वो बॉर्डर है, आपको आने जाने का कोई, तो ये दिक्कतें ये बंगाल के लोगों को फील हो रही थी। बंगाल की जॉब्स, क्योंकि आप बंगाल तो इसलिए है ना, हमारे तो लोकगीतों में ये रहा है, यूपी और बिहार के, आपको याद होगा कि सेंटर कोलकाता रहता है, जीवन का जीने का सहारा कोलकाता था। वो लिखते थे ना लोकगीतों में कि हमारी जवानी वहां रखी है, गिरवी रखी है वहां के मारवाड़ियों की तिजोरियों में। अब यहाँ के लोग नौकरी करने बाहर जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक और बड़ा भ्रम टूटा है, भद्रलोक। आप श्याम पुकुर से ज्यादा भद्रलोक कहेंगे क्या? शोभा बाजार जो गांव सुता नटी है, वही तो बना है बंगाल, कोलकाता ही तो बना है, वहां सब जगह से बीजेपी जीत गई। और आप सोचिए
आपके मित्र या आपके जो सीनियर रहे होंगे, मैं तो नहीं उनके साथ काम किया, स्वप्न दास गुप्त जी, वो रास बिहारी से जीत गए। वो जीत गए। मैं उस दिन, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप आश्चर्य नहीं करे, मतलब ऐसे नहीं मैं कह रहा कि कोई मतलब मुहावरों में कह रहा हूँ। मैं उस दिन जब साधुओं का जुलूस निकल रहा था, जब पिटाई की थी इसने टीएमसी के गुंडों ने उनकी आश्रम में जाके साधुओं की, भवानीपुर, वो जो उसका जिला पार्षद था, यहाँ गुंडे ही कहा जाता है, यहाँ पार्टी नहीं होती, वो गुंडे होते हैं जो सत्ता में होते हैं। तो उसके बाद जो है उम्मीद करते हैं बीजेपी ऐसा नहीं होगी, इन लोगों के लिए अच्छा होगा। तो उसके बाद क्या होता है, जब हम लोग वहां खड़े थे तो वो मैंने देखा वो साधुओं के जुलूस का, अरे ये कौन है, एक स्टैंड पे अकेले खड़े, बस स्टैंड पे, उनके क्षेत्र से जुलूस जा रहा है, उनके साथ एक आदमी नहीं था। विजय जी वो मेरे लाइव में है। तो मैं गया उठ के, हमने कहा अरे लीजिए भाई, सांसद वो भी मिल गए, विधायक पद का कैंडिडेट, उन्होंने मेरे साथ बात की। मैंने कहा कि आप तारकेश्वर में पिछली बार मैं आपके साथ ही था, जब आपकी गाड़ी के पीछे, कह रहे हाँ वो तो ठीक है। मैंने कहा लेकिन इस बार तो आप गाड़ी के बिना ही दिख रहे हो। तो कह रहे कि नहीं मैं यहाँ लोगों के साथ हूँ, मतलब उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था, लेकिन वो सज्जन आदमी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम जीत जाएंगे। तो मैं हंसते हुए बोला यूपी की लैंग्वेज में कि यार भाई इनके साथ तो इनके प्रस्तावक भी नहीं दिख रहे, लेकिन ये जीत जाएंगे। और मैंने उसमें कहा कि ये तभी जीतेंगे जब आंधी होगी। ये वो कोट है, मैं मतलब काट के नहीं चलाता भाई, हम लोग नहीं है हमारे पास कौन सा एडिटर वेडिटर, हम तो ऐसे ही चला देते। तो मैंने चलते हुए कहा कि ये तभी जीतेंगे दादा जब यहाँ आंधी चल रही हो। तो वो भद्रलोक में भी आंधी थी। इस बार बंगाल ने टूट के वोट किया है। और फिर आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई मुसलमानों का क्या होगा, क्या मुसलमानों का, इसको दो तरह से हमको समझना पड़ेगा कि मुसलमानों का एक आइडिया यहाँ, जिसकी वजह से ये सारा रिसर्जेंस आपको दिख रहा है। और आपको मालूम है, कल एक बड़े अच्छे इंटेलेक्ट से जब मैं, मतलब वो ऑनलाइन में ही बात थी, उन्होंने मुझे कहा कि धीरेन्द्र जी ये बख्तियारुद्दीन खिलजी के बाद की हमारी पलट है। तो मैंने कहा यार ये तो आप बहुत ज्यादा कह रहे हो, हम लोग, मैंने कहा इतिहास की किताब में तो मैं भी गया हूं, मैंने कहा, लेकिन उसने कहा कि नहीं, आप उसके बाद से गौर करते चलिए। ये बात भद्र लोगों के अंदर तब आई जब उन्होंने दीपू दास के जलते हुई चीखें सुनी, ये उनका कहना। तो ये मतलब बंगाल के अंदर मल्टीपल फोर्स पर काम हो रहा था, संघ अपना काम कर रहा था, हाँ, तो मल्टीपल चीजें थी और उन सब का संयुक्त रूप उस उंगली से दिखा जो दबती चली। आप ये देखिए, आपके पास एक भी वीडियो ऐसा आया जिसमें किसी सुरक्षा बल ने किसी पे लाठी बजाई हो, देखिएगा। जबकि यही सुरक्षा बल जब यूपी में आते ना, याद होगा यूपी बिहार में जब केजे राव गया था, याद कीजिए क्या लाठी बज रही थी। किसी बिहार के आदमी ने कहा कि बिहार पे हमला करना आया है साउथ इंडियन, किसी ने कहा टीएन सेशन के लिए बिहार के आदमी पानी पी के कह रहे थे यार कुछ भी कहो वो बहुत खतरनाक आदमी है भाई, ऐसा। यहाँ यहाँ इन्होंने ये बना दिया जैसे बांग्लादेश का ये राज्य हो और वहां लड़ाई मतलब यूपी से उससे हो रही हो, ज्ञानेश कुमार से। ऐसा नहीं हो सकता। जो संघ ने कहा, सर बीएल संतोष साहब ने कहा इलेक्शन से पहले कि ये इलेक्शन की लड़ाई नहीं है, ये सिविलाइजेशनल वॉर है। ठीक है, आप इसको एक्सप्लेन करें, लेकिन मैं उसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। भद्रलोक का शब्द आपने इस्तेमाल किया, भद्रलोक को लेकर बड़ी चिंता थी कि भाई बीजेपी के साथ भद्रलोक नहीं। कुछ लोगों ने, मुझे मित्रों ने कहा कि ये भद्रलोक बदला क्यों, क्योंकि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हुई और उस पे यहाँ की सरकार ने जैसे रेस्पॉन्ड किया, उसे भद्रलोक ने भी वहां से निकालकर दूसरे खेमे तक पहुंचा दिया। आप कैसे देखते हैं? एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज विजय जी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मैंने अलग अलग जगह घूमा, मैंने चाय वालों के साथ बैठ के, नीचे से बैठ के ऊपर तक, और इस बार तो मैंने कोई एक गाड़ी नहीं की कि एक ड्राइवर, चूंकि वो तो आप उसको पहले दिन समझ चुके होते हैं, तो फिर आप चाहे एक महीने तक उसकी बातें ही सुनते हो तो वो पहले दिन की अनुगूंज होती है। कल मैं एक मुश्ताक जो हमको लेके गया, वो मुश्ताक था। दरअसल सोशल मीडिया कैसे मूर्ख बनाता है, हमारा भी बनाता है, हम भी बनते हैं, कौन हम विद्वान थोड़ी हैं, हम लोग भी तो जैसे ही एकदम चला, आपने देखा होगा, एक आप भी देख रहे होंगे, वो हावड़ा पे बहुत बड़ा एकदम जुलूस निकल गया, याद है ना, वो दिख रहा होगा कि हावड़ा पे और राम का वो जो है वो, तो हमने कहा भाई इससे बढ़िया काम मिलेगा, चलो जल्दी, हमने उसको गाड़ी को बुक किया और चल दिए मुश्ताक की गाड़ी में बैठ के। मुश्ताक ने कहा साहब ये बहुत बढ़िया हो गया साहब, मैं एफआईआर कराने, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, अपनी कराने गया तो मुझसे कहा कि पहले उस भैया से लिखवा के लाओ, मतलब टीएमसी के किसी गुंडे से कुछ लिखवा के लाओ। कह रहा सर ये बहुत अच्छा हो गया।
तो मेरे साथ बंगाली भद्र मानुस बैठे थे, वो कह रहे धीरे से मेरे कान में कि देखो ये सबसे पहले बदला है। तो मतलब ये एक ही कार के अंदर ये चल रहा है। तो ये मैं आपको अंदर के इंटरकट बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला वहां तो था ही नहीं, वो तो रामनवमी के जुलूस का वीडियो चला दिया लोगों ने। तो लोग तो ये तो झूठ सब है। तो फिर मैं वहां से बीजेपी के ऑफिस आया भाग के कि चलो यार यहाँ नहीं मिल रहा। तो लेकिन ये बात सिविलाइजेशनल वार मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि यहाँ की जो एक बड़ी अच्छी किताब है जो कई जगह कई यूनिवर्सिटीज में भी रेफरेंस के तौर पर रखी जाती है, गॉड साइंस एंड रियलिटीज, पिनाकी उपाध्याय हैं। चूंकि मुझे किसी ने कहा कि अगर आप मूर्ख हो तो लोगों के साथ जो विद्वान है उनके पास जाके बैठते रहो तो शायद कुछ आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ आपके पास आके बैठ जाता हूँ कभी कभी, तो कुछ तो लेके जाऊंगा। तो मैं जब उनके पास गया, मैं खुद इसलिए बैठा। नहीं देखिए, अब आप ये बात कहिए, ये बात तो पहले जा चुकी है, अब आप नहीं उसमें कुछ कर सकते। जिस गेंद पे छक्का लग जाता है वो दोबारा थोड़ी 6 गिने जाते हैं। तो वो जो है उसके बाद में पिनाकी जी ने ये बात, पिनाकी जी ने और यहाँ तमाम लोग भद्र लोगों के अंदर ये बात है। वो ये कह रहे हैं कि देखो आप बंगाल की बात कर रही हो, आप अपने आप को अग्नि कन्या बता रही हो, और फिराद हकीम ये कह रहा है कि इंशाल्लाह इस शहर में जल्दी ही उर्दू बोलने वाले 50% से ज्यादा आ जाएंगे। तो यार ये सिविलाइजेशनल वॉर नहीं तो क्या है? उर्दू से अपने को कोई लेना देना नहीं, देखो हमको दोनों से कोई लेना देना नहीं कि भाई क्या है, एक नेशनल हमारा तो हिस्सा है। लेकिन आप ये सोच के देखिए, मैं उस जगह पे खड़े होके सोचिए जहां लड़ाई आपको सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है, धीरेन्द्र पुंडीर को जब वो न्यूज नॉर्थ 24 परगना में रिपोर्टिंग कर रहा है तो एक आदमी आके ये कह रहा है कि तुमको बंगला नहीं आती, तुमको यहाँ नहीं करना चाहिए रिपोर्ट। जो वो नाच रहा है टीएमसी का गुंडा ये कह के कि साहब बंगला नहीं आती तो आप रिपोर्ट भी नहीं कर सकते, है ना, जबकि पूरे बंगाल के वहां हमारे प्रेस क्लब पे बैठे हुए पूरी दुनिया की अभिव्यक्ति का ठेका उन्हीं के पास होता है। 2 पैक के बाद तो वो यूनिवर्स की भी बात करने लगते हैं कि फला मार्स में जो है सही से नहीं जा रहा है यूएस का ऑर्बिट। वो यहाँ नहीं है, मैंने उनका लेख कभी नहीं देखा, उन्होंने कभी नहीं बताया होगा हिंसा कभी हुई। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। तो आप ये सोचिए बंगाली में जो हमको बंगाली में रिपोर्टिंग कह रहा कि तुमको बंगाली नहीं आती, तो उसको वो उर्दू उसको अच्छी लग रही थी, है ना, वो कहानी सुना रहा है। तो ये बात हो सकता है उसको लग रही होगी क्योंकि उसको तो आ रहा है वहां से खर्चा दारू पानी का जो भी, लेकिन उसको तो नहीं आ रहा जो बेचारा बंगाली है, जिसको लग रहा है यार ये बात समझ में नहीं आ रही, इसको क्यों नहीं कह रही दीदी, इस पे गुस्सा क्यों नहीं आया। फिर दूसरा वो ये कहता है, फिराद हकीम यहाँ बड़ा चर्चा है साहब, जहांगीर से बड़ी चीज यहाँ फिराद हकीम है क्योंकि वो पार्टी में तीसरी बड़ी ताकत को तो ममता जी से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से देखा गया और वो साबित भी हुआ, चुनाव में भी हुआ एक तरह से। नहीं देखो, ममता अगर वहां खड़ी हो जाती तो उससे भी ज्यादा जीतती, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि देखिए मटिया मुड़ से आप खड़ी हो जाती ममता ने तो जानबूझ के आफत बुलाई। मैंने पहले भी कहा था, ईगो कई बार राजनेताओं का परसेप्शन इतना बड़ा हो जाता है कि उनकी मजबूरी है। अगर ममता भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ती या दूसरी सीट और जोड़ लेती तो वो चुनाव से पहले हार जाती। परसेप्शन होता है, बात नहीं है ना, एक पूरा मैसेज अलग चला जाता ना मैसेज। और मैं हंस रहा था कि जो कोई समझदार पॉलिटिशियन होता तो एक बार कोशिश भी करता, उस वक्त के पैसे को दबा के एक आगे का इंजाम तो करता, लेकिन वो अब हार गई। आप ये सोचिए, फिराद हकीम ने कहा कि ये हमारी किस्मत है कि खुदा ने हमको मुसलमान वो बनाया, अगर ये नीचे हैं तो कोई बात नहीं है, जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह के बयान उसके यहाँ गूंजते हैं। तो देखिए बंगाल सेंसिटिव स्टेट तो बना ही दिया भाई, 50 सालों के राज में जो कोई नेशनल पार्टी यहाँ राज नहीं कर रही थी। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत बड़ा है इस देश के लिए। कल का दिन की पहली बार मुझे लगता है कि बहुत अरसे बाद किसी भी राज्य में तो वो नहीं है, क्या नाम आपका, क्या बोलते हैं, लेफ्ट तो नहीं है, क्योंकि 57 के बाद तो 77 में तो कम से कम 77 से कंटिन्यूटी रही, 11-12 तक यहाँ रही और उसके बाद वो बंगाल वहां रह गई दो टर्म में। तो ये तो एक बड़ा वो उल्टा हुआ। लेकिन यहाँ धर्म को अलग करने की कोशिश आप जानते हैं। अच्छा, 2 चीजें आपको बताता हूँ। एक, आसनसोल का एक मंदिर है जिसको बंद करा दिया था गुंडों ने, मुस्लिम गुंडों ने बंद करा दिया था, वहां उसमें पूजा नहीं होती थी, और रात में सबसे पहले वो खुला। फिर मेरे साथ देवाशीष चौधरी जुड़े हुए प्रोफेसर, इंटेलेक्ट है वो, मतलब राइट के इंटेलेक्ट है, तो वो बात कर रहे थे। अचानक उन्होंने कहा, धीरेन्द्र जी अब मुझे आज्ञा दीजिए। हमने कहा कहाँ जा रहे हैं? कह रहे 5 साल पहले बीएचपी के ऑफिस पे ताला मार दिया था, टीएमसी ने ताला मार दिया था, 5 साल बाद वो खुल रहा है। तो हमने कहा साहब लाइव में दिखाना है, तो वो वहां पहुंच गए और उन्होंने लाइव में दिखाया।
5 साल बाद मानिकतला या कहाँ का बहुत ही खास इलाके में उनका बंद था। तो ये जो लड़ाई आप जो सिविलाइजेशन का जो आपका टॉपिक है, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको वाकई वो लोग ये फील कर रहे हैं कि हाँ, जो हिंदू, मैंने कहा कि ऐसा तो है नहीं कि हिंदू टीएमसी में क्या है, नहीं हिंदू है, लेकिन जो वोट किया, जिन्होंने वोट किया, जिन हिंदुओं ने इस लाइन पे वोट किया, जो इतनी बड़ा वोट आया, और मैंने सबसे पूछा था कि तुमने वोट किस पे दिया, तो पढ़े लिखे से लेके सब तक उन्होंने कहा साहब हमने तो ये दिया था कि बंगाली खत्म हो जाए। तो ये बंगाली खत्म होना सिविलाइजेशनल वॉर की बात होती है। बीएल संतोष जमीन से मिले हुए इनपुट को कह रहे थे, अब वो उनकी जमीन थी जो उन्होंने तैयार की, ये अलग बात हो सकती है। बंगाल के लोगों ने ये फील किया है और वोट दिया है। एक सवाल जो, क्योंकि 3 बार आपने भी कहा, लेफ्ट का भी जिक्र आपने किया, ममता जी का भी जिक्र किया, बंगाल बदल गया, आज बंगाल की नई सुबह है। कुछ लोगों की चिंता ये है, हालांकि आप इसे ये भी कह सकते हैं कि वो फिर से कुछ ना कुछ रुदाली वाले लोग हों, लेकिन चिंता ये है कि कांग्रेस से जब लेफ्ट आया और लेफ्ट से जब ट्रांजिशन ममता बनर्जी पर हुआ, तो एक नई उम्मीद के साथ हुआ, जैसे आपने भी कहा कि भी बंगाल की बेटी और ये सब, लेकिन जो लेफ्ट का जो गुंडागर्दी का, सो कॉल्ड गुंडागर्दी जो सेटअप था, वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया ममता जी के साथ, पावर शिफ्ट हो गया। एक्चुअली वो पावर के साथ ही रहते हैं। तो अब चिंता यह है कि क्या वो पावर भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका सर्वाइवल भी इसमें है, डिपेंड करता है, और जो सत्ता है उसका सर्वाइवल भी ऐसे लोगों के साथ डिपेंड करता है। ऐसी संभावना, इसको आशंका कहें, संभावना कहें, जो भी कहें। मैं एक बड़ी चीज आपके साथ बात, 2011 में मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, चूंकि यहाँ अभी भी है इंटेलिजेंस के, तो मुझे उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि जानते हो, जब चुनाव हो रहा था और हमको लग रहा था काउंटिंग 6, वो तो 8 फेज में था, तो हर फेज में हम लोग मिलते थे, बात करते थे, तो उन्होंने कहा कि जानते हो बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रहेगी। तो मैंने कहा यार ये पता नहीं कौन सी कमजोरी बता रहा, हम तो लोगों की भीड़ देख के आ रहे। तो वो कहने लगे कि हर बात में मोदी जी एक ही बात कह रहे, तोलाबाज को खत्म कर देंगे, और वो भी यही कह रहे अमित शाह भी तोलाबाज को खत्म कर देंगे। तो हमने कहा, तो कहने लगे यार बंगाल को 50 साल से इसके साथ जीने की आदत है, पागल, उनकी लाइफ इसमें बन गई है, अगर स्पेस दे रहे हो, हाँ, अगर वैक्यूम अगर हो जाएगा तो फिल कैसे होगा। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे उसकी बात बड़ी अजीब सी लगी, यार ये क्या कहानी सुना रहा, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते नहीं ना कि ठीक है भाई अतीक है तो वो वहां इलाहाबाद में होगा, आगे नहीं था ना, मुख्तार होगा वहां होगा, मुजफ्फरनगर में नहीं था ना, तो अलग अलग चीजें थी, लेकिन इस तरह का संस्थागत नहीं था ना कि ये जो, जैसे कल एक मिला भवानीपुर में ही, उसके मकान में उसके 18 फ्लैट थे, 18 फ्लैट है उनके उसमें, तो उसने कहा कि हमको पानी की पाइपलाइन बदलवानी थी, उसने 2.5 लाख रुपए मांगे टीएमसी के उसने, तो हमने तय किया कि बदलवाते नहीं, कुछ तो होगा। तो मैंने कहा इसका क्या हुआ, कहने लगा 18 फैमिली है सर, आप देख लीजिए हर घर में 4 वोट तो है ही है, तो हमने दे दी। ये आप समझिए एक चेंज होता है। अब दूसरा क्या है, वो तोलाबाजी को पिछली बार अटैक किया बिना किसी अल्टरनेट के, अल्टरनेट का मतलब ये नहीं कि भाई गुंडे ही पैदा करने, लेकिन हाँ कि सोसाइटी काम कैसे करेगी। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि सीरिया में अचानक अभी हम ये घोषणा कर दें सुबह ही सुबह कि वहां जहां उनके इलाके हैं मौसूल में और उसमें, कि यहाँ सुबह ये सिस्टम नहीं रहेगा, तो जो ब्रेड ला रहा, जो जहां ला रहा, वो तो सिस्टम काम करने लगता है 50, वो सुबह सोचता है कि यार सुबह होगा क्या। तो वो चिंता अचानक बंगाल को हो गई थी 2026 में। अभी कल रात की एक सबसे बढ़िया बाइट उस महिला की है जो ठीक उनके बगल के घर से बोल रही है, कहां से, ममता दीदी के घर के पीछे वाली गली है जो जहां वो बनती है माँ की मूर्तियां, वो तो वहां से वो बाइट दे रही, कह रही है दोनों जो है, दिखा रही है वो किसी लोगों को कि ये कल तक तृणमूल और सीपीएम के थे, देखो अभी नाच रहे। तो वो उससे तेजी से बदलेंगे। लेकिन मैं फिर भी नेशनल पार्टी पर ये मानता हूं कि उसके ऊपर प्रेशर होता है, उसको मालूम होता है कि मुझे सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं लड़ना, मुझे 27 में योगी को भी जिताना है, उसको कंटिन्यूएशन है। आप ये समझिए, ये अंतर हमको मानना पड़ेगा। रीजनल पार्टी का एक जगह पर काम खत्म हो गया, जो हो गया नहीं, जो मैं कर रहा, अब एक बात बताओ, चाहे वो जो भी कर रहा था अभिषेक बनर्जी, अभी तो दिख नहीं रहा अभिषेक बनर्जी। अच्छा, आपके किसी भी दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर लीजिए,
क्या सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट को कोई चैलेंज करता है सांसद कि हाँ ये आ जाइए? ये भाषा आप सुन रहे थे क्या? मतलब मैं ये कह रहा हूं क्योंकि उनके अंदर ये आ गया था कि जैसे वो एक छत्र उन्हीं का राज है, ये राजा है, वो राजा नहीं होते हैं। और लोकतंत्र में मतलब लोकतंत्र की जो नेशनल पार्टियां होती हैं वो पत्ते की तरह फेंटती हैं मुख्यमंत्रियों को, है ना? याद होगा आपको। और आपके तो राज्य मतलब पता नहीं सर आपको पता हो तो बताओ, मुझे तो पता नहीं अभी मुख्यमंत्री भी कौन होगा पेटने आपको नहीं। कल किसी ने मुझसे कहा कि आप ये भी सवाल पूछो, तो मैं हंसने लगा कि यार इस आदमी पे इतना वजन डाल रहा, अबे हमको तो पता नहीं चला इतने साल से है कि कौन बनेगा। और मैं तो उदाहरण दे रहा हूं कि आपके राज्य से बड़ा विजुअली अगर किसी को एक शब्द में कहना हो बीजेपी कैसे मुख्यमंत्री बनाती है, तो याद कीजिए वो जो चिट देखने के बाद वसुंधरा जी का चेहरा वो तो अद्भुत था। मतलब हम लोग तो टीवी के लोग हैं ना, हमको तो फ्रेम याद रहते हैं। वो जब ऐसे पढ़ती है और राजनाथ सिंह अपना आराम से ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह ऐसे देख रहे का मतलब ये नहीं कह रहे थे कि भाई मुझे कुछ नहीं लेना देना, वो ये कह रहे थे यार मुझे भी नहीं पता था वो ये कह रहे कि जो तुमको नहीं पता हो। तो इसीलिए ये बात नहीं मानिए, यहाँ पत्ते की तरह फेंटे जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये चेंज बदल के लिए, बदले के लिए नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, ये प्रधान चूंकि यहाँ खुद कह के गए हैं। और बीजेपी के पास अगर सबसे बड़ा उसके कंधों पे बोझ है तो वो ये है कि जो उन्होंने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कह के गए। देखिए बंगाल बहुत सेंसिटिव आदमी है, और आप ये मान के चलिए मोदी को लेकर ऐसा अद्भुत मैंने देखा, मतलब पिछली बार भी देखा था और मेरे वीडियो में है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, सब लोग। और उनको पता क्या है, जैसे मैंने पूछा सवाल, आपके सवाल कल मैं बता रहा हूँ ये सब मेरे मौजूद है। मैंने उनसे पूछा कि यार वो बदले का क्या होगा, जो बदला है ना, क्योंकि वो यंग थे लड़के जो पूरा एकदम होता है। तो जानते हैं उनका क्या था कि मोदी जी लेंगे, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। तो ये एक पॉजिटिव नोट पर ही मुझे लगता है ये बात करनी चाहिए, और ये पॉजिटिव नोट पर रहनी चाहिए। नहीं होगा तो जनता इनको 5 साल से पहले बदल देगी। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि ममता तो आज शाम 4 बजे से सड़कों पे उतर जाएगी ममता दीदी, तो वापस आ जाएंगी क्योंकि फील्ड में। विधायक भी नहीं तो उनको कोई काम भी नहीं करना, लड़ना ही लड़ना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने एक किताब के कुछ और पन्ने खोल दिए। वैसे भी आप इतने किताब के शौकीन हैं, आपको पन्ने पलटने की आदत है, लेकिन ये जो पन्ने पलटे हैं और बंगाल के इतिहास के जो पन्ने पलटे हैं और पलटेंगे, वो सब एक आंखें खोलने वाला है। बहुत सारे लोग मानेंगे, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, ऐसा भी होता है। क्योंकि हमको समझ लेना कि भाई हमने जो कहा वही सच है, वो ऐसा मानने वाले लोग भी हैं बहुत सारे लोग। उन सबके लिए भी शुभकामनाएं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं कि आपने जमीन पर रहकर